आज डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। ध्यान देना, मुझे पता है क्वेश्चन 16 हमारा पेंडिंग है, बट क्वेश्चन 16 तभी आएगा जब क्वेश्चन नंबर 17 हमने अच्छे से डिस्कस कर दिया है। कल हमने फेडरिक टेलर के टॉपिक को खत्म कर दिया था, अब हमने हेनरी फ्योल को स्टार्ट किया था। हेनरी फ्योल की मैंने आपको कहा था 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी बुक का नेम, तो आई होप आपको वो याद होगा कि इंडस्ट्रियल और जनरल मैनेजमेंट उसकी बुक का नेम था। और आई थिंक 1970s में या 60s में आई थी। कब आई थी बुक उसकी? 1961 में। ओके चलो, अब अगर पहले क्वेश्चन 17 की हम लोग लेंथ देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे शुरू हो रहा है पेज नंबर 14 पे। ये इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमको सारे के सारे याद रखने हैं। नाम यहां से चल रहा है आपका आंसर ऑलमोस्ट आई थिंक 3 पेज होंगे। ये दूसरा पेज, ये थर्ड पेज और ये फोर्थ पेज। ऑलमोस्ट 4 पेज का आंसर है। 10 साल में लास्ट एक बार ऐसे 5 मार्क में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सारे के सारे प्रिंसिपल समझाओ। 14 के 14 प्रिंसिपल्स समझाओ। 10 साल में एक बार ऐसा पूछा हुआ है। और आप लोगों का नसीब अच्छा है कि खराब है पता नहीं, 2010 में ही वो क्वेश्चन पूछा था। ये जो क्वेश्चन था हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स 2010 में पूछा था इन लोगों ने। 2010 में 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था, 10 साल पहले जो मैंने बोर्ड की एग्जाम दी थी। क्लियर? और अभी तुम्हारा चल रहा है, तुम्हारी एग्जाम होगी 2021 में, 11 साल हो जाएंगे, तो मोस्टली चांस है कि शायद आपसे पूछे। अब ध्यान से सुनना, ये प्रिंसिपल्स हमको याद करने हैं। अब मैंने हर एक में एक ट्रिक बना के रखी है, मीन्स पूरे सारे के सारे आपको याद हो जिसके लिए हमारे पास ट्रिक है। ट्रिक क्या है? देखो ट्रिक आपकी, डियर यूज यूएस डिस्को। डियर यूज यूएस डिस्को। अब देखो ट्रिक कैसे यूज हो रही है। एक सेकेंड। ओके, डी पे आपका डिवीजन ऑफ लेबर, ई पे हमारा एक है इक्वालिटी, ए पे ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक की मीनिंग क्या हम लोग अच्छे से समझेंगे। मैं अभी आपको रट्टा नहीं करवा रहा हूं, बस मैं बता रहा हूं कि हमारे पास ट्रिक है जिससे ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। हम लोग सबका मीनिंग समझ लेंगे फिर याद करने का ट्राई करेंगे। डी ई ए हो गया, आर पे रेम्यूनरेशन है, यूएसई ओके, तो यू पे एक यूनिटी ऑफ कमांड है, एस पे स्केलर चेन, ई पे एस्प्रे डे कॉप्स। ये एक फ्रेंच वर्ड है, हम लोग समझेंगे। फिर वापस यू, यूएस का, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और एक और एस स्टेबिलिटी का। अब लास्ट डिस्को वर्ड, तो डी पे एक डिसिप्लिन, आई पे इनिशिएटिव, नेक्स्ट एस पे सबऑर्डिनेशन, सी पे सेंट्रलाइजेशन और ओ पे ऑर्डर। तो अगर आप देखोगे सारे के सारे प्रिंसिपल्स आपको याद हो जाएंगे नाम से अगर आपने ये ट्रिक याद की, डियर यूज यूएस डिस्को। अब ध्यान से सुनना, एग्जाम में जैसे मैंने कहा 10 साल में एक बार इन्होंने क्या किया, 5 मार्क में पूरा क्वेश्चन 17 पूछा है। तो अभी क्या पूछते हैं, अभी 2 या 3 मार्क में किसी एक प्रिंसिपल को पूछते हैं। इनमें से कौन से प्रिंसिपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कहीं पे नोट डाउन करना। ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कौन सा है? ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर और एस्पेक्ट रिकॉर्ड्स। ये जो मैंने रेड से अंडरलाइन किए हैं वो ये लोग क्या करते हैं, एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं, तो इनको अच्छे से याद करना। अब करना क्या है आपको, आपको जो है एक तरीके से ऐसे सोचो कि प्रिंसिपल की जो लाइंस है हर एक के अंदर 3 या 4 प्रिंसिपल्स है, उसको आपको क्या करना है, अच्छे से याद करना है। तो एक एक करके हम लोग प्रिंसिपल शुरू करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, आई रिपीट, ये प्रिंसिपल्स किसने दिए हैं? हेनरी फ्योल ने दिए हैं।
हेनरी फ्योल हमको ये बताना चाहता है कि कैसे आप बिजनेस को मैनेज करो ताकि आपको क्या मिलेगी, ज्यादा सक्सेस मिलेगी। तो हेनरी फ्योल क्या क्या हमको एडवाइस दे रहा है, तो उसमें उसने सबसे पहली एडवाइस क्या दी है, डिवीजन ऑफ वर्क। अब ध्यान से सुनना, डिवीजन ऑफ वर्क में हेनरी फ्योल क्या कह रहा है। मैं हर एक प्रिंसिपल रीड करूंगा अच्छे से, मैं बाद में आपसे पूछूंगा, अगर आपको कुछ डाउट है तो डाउट पूछो, अगर डाउट नहीं है तो क्लियर करके मुझे भेज देना। क्लियर, पहले मैं पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको 1 मिनट रीड करने के लिए दूंगा, फिर अगर आपको डाउट हो तो डाउट पूछना, साथ में रहना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे चैप्टर का, डिविजन ऑफ वर्क। In the management, more weightage is given on higher efficiency of employees and manager. कि हेनरी फ्योल क्या बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट में हमेशा ज्यादा वेटेज की जगह आपको क्या लिखना है, अगर वेटेज वर्ड नहीं लिखना है आप क्या लिख सकते हो, इंपॉर्टेंस। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस हमेशा किसको देते हैं वो लोग, हायर एफिशिएंसी को देते हैं। तो ध्यान से सुनना हेनरी फ्योल क्या बोल रहा है। हेनरी फ्योल बोल रहा है कि अगर आप किसी बड़े कंपनी के मैनेजर हो तो प्लीज आप ऐसे नहीं सोचो कि सारा का सारा काम आपको ही खत्म करना है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी के मैनेजर हो, आप ऐसे नहीं सोचो कि सारा का सारा काम आपको ही बेटर करना है। आपको ये देखना है कि आपकी एफिशिएंसी है कि नहीं है। मींस आपको ट्राई करना है, आपको क्या ट्राई करना है कि जितना हो सके, आई रिपीट, आपको ट्राई करना है कि जितना हो सके आप क्या करो, अपने काम को, जो इंपॉर्टेंट काम है वो आप करो और बाकी जो अनइम्पॉर्टेंट काम है वो आप डिवाइड करके किसी और को दे दो। ये कंसेप्ट आपने 11th में भी सीखा है जिसका नाम है आउटसोर्सिंग। सपोज करो क्लासेस का काम है, जैसे अब देखो अभी तो जैसे पेपर चेकिंग का काम है वो मैं ही कर रहा हूँ, बट जब नॉर्मल क्लासेस ओपन होगी चेकिंग का काम मैं किसको दे दूंगा, दीदी को दे दूंगा। बिकॉज अगर मैं चेकिंग भी कर रहा हूँ, मैं नोट्स भी टाइप कर रहा हूँ और मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो मेरा जो लिमिटेड टाइम है 8 या 10 घंटे जो मैं क्लासेस को दे सकता हूँ, वो पूरा टाइम किस में चला जाएगा, चेकिंग में चला जाएगा, नोट्स बनाने में चला जाएगा। सपोज करो अंबानी है, वो रिलायंस रन कर रहा है, अगर रिलायंस का छोटे से छोटा काम अगर वो खुद से कर रहा है तो सारे काम कहां से कर पाएगा, उसको प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, उसको दूसरे लोगों से मिलना है, उसको मीटिंग करनी है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क। जितना हो सके आपको काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए और देखना चाहिए कि उस काम को करने के लिए बेस्ट पर्सन कौन है। जैसे पॉसिबल है कि टाइपिंग स्पीड मेरी एकदम घटिया है, एकदम घटिया में घटिया, मेरी स्पीड ही नहीं है टाइपिंग में, तो मेरे से बेटर मेरी असिस्टेंट है, उसकी टाइपिंग स्पीड ज्यादा बेटर है, वो फटाफट एडिट करके मेरे को दे देंगी। चेकिंग स्पीड मेरी बहुत कम है, उनकी ज्यादा है। तो जो पर्सन जिस फील्ड में स्पेशल है उसको वो काम करना चाहिए। आई होप सबको ये प्रिंसिपल क्लियर होगा। मैंने फर्स्ट लाइन अब तक रीड की है। सेकंड लाइन, प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय ऑप्टिमम यूज ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट, कि हमारी कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है बढ़ जाएगी अगर सब लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूज कर रहे हैं। कल ही मैंने आपको बताया था ऑप्टिमम यूज यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। देखो आपके 5 एम्प्लॉइज हैं, सारा काम आप करें तो बाकी 4 को रखा क्यों है, हर एक का आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। मोर ओवर डिविजन ऑफ वर्क इज नेसेसरी टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज एंड मैनेजर। ध्यान से सुनना, मैं कोई बड़े पोस्ट पे हूँ रिलायंस कंपनी में और आप सपोज करो मेरे असिस्टेंट हो, तो मैंने जो अनइम्पॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट नहीं है वो मैंने आपको दे दिया। इससे क्या होगा, अनइम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट मैंने आपको दे दिया, उससे ऐसे सोचो कि जो इंपॉर्टेंट काम है उसके ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूँ और ये जो काम है मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ना। बिकॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको और अच्छे से करोगे और आपकी एफिशिएंसी क्या होती जाएगी, इंप्रूव होती जाएगी। ऐसे समझो कि अगर मैं एग्जांपल दूं दूसरा, सपोज करो कोई गेम है, उसमें, हाँ चलो पबजी का एग्जांपल लेते हैं। 2 जने खेल रहे हैं, एक अच्छा प्लेयर है और एक नूब है। ठीक है, एक बहुत अच्छा प्लेयर और एक जो है वो प्लेयर मतलब एकदम कच्चा है, उसको अच्छे से खेलना नहीं आता है। अब होगा क्या, जो अच्छा प्लेयर है वो क्या करे, देख रहा है कि भाई सामने 2 ओपोनेंट से एक अच्छा एक बुरा है, तो अच्छे ओपोनेंट को वो हैंडल करे। या सपोज करो सामने 5 जने हैं, एक 4 जनों की स्क्वाड है और एक अकेला बॉट है या ऐसे कोई छोटा पर्सन है जिसको अच्छे से खेलने नहीं आता। तो जो अच्छा प्लेयर है वो बाकी 4 जनों को हैंडल कर रहा है और जो इतना अच्छा प्लेयर नहीं है उसको हमने क्या बोला कि भाई तू दूसरे पर्सन को जाके हैंडल कर। इससे अच्छे प्लेयर जो है वो ज्यादा ध्यान दे पाएगा बाकी 4 जनों के ऊपर और जो खराब प्लेयर है वो धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा बिकॉज उसको भी क्या मिल रहा है, चांस मिल रहा है परफॉर्म करने के लिए। तो कंपनी में भी यही है, आप कंपनी में असिस्टेंट हो, आपको कोई काम मिला है, तो पहले अगर काम नहीं मिल रहा था आपकी एफिशिएंसी नहीं है, लेकिन काम को डिवाइड किया कि भाई 100 काम है तो उसमें से 20 मैं कर रहा हूँ, बाकी के काम तू क्या कर, हैंडल कर, तो लोगों की एफिशिएंसी बढ़ेगी। 1 मार्क में इंपॉर्टेंट टिक करना, एम्प्लॉइज और मैनेजर दोनों की क्या होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है।
ट्रू फॉल्स में है ना 2018 में क्वेश्चन पूछा था कि डिवीजन ऑफ वर्क से सिर्फ मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ती है, नहीं, फॉल्स, एम्प्लॉयज और मैनेजर दोनों की एफिशिएंसी बढ़ती है। आगे स्पेशलाइजेशन भी पॉसिबल है, जैसे मैंने आपको क्लासेस का एग्जांपल दिया कि दीदी जो है वो चेकिंग में एक्सपर्ट है, मैं जो हूँ वो क्या है, पढ़ाने में एक्सपर्ट हूँ, तो स्पेशलाइजेशन पॉसिबल है। डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी डन एट मैनेजरियल एंड फैक्ट्री लेवल टू टेक बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। जनरल मोटर्स करके कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप सबने सुना होगा जनरल मोटर्स। ध्यान से सुनना, पहले उनको कार बनाने का जो खर्चा होता था, उन्होंने अपने खर्चे को 70% पे लेके आ गए। मतलब अगर कार मैं 1 लाख में बना रहा हूं, अभी मैं कार 70,000 में बनाऊंगा, 30,000 का फायदा, यानी 10 लाख की कार में 7 लाख में बना रहा हूं। कैसे उन्होंने किया? तो ध्यान से सुनना, पहले क्या होता था, 4 जनों की टीम है, ए बी सी और डी। पहले क्या होता था, हर एक पर्सन को बोलते थे कि तुम लोग क्या करो, एक कार बना के दो। 4 जनों को हमने बोला कि तुम लोग मिलके कार बनाओ। ध्यान से सुनना, होता क्या था कि वो लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते थे कि ठीक है, मैं ये वाली कार बना रहा हूँ तो दूसरी कार बना रहे, तो वो लोग अपने हिसाब से काम कर रहे थे। सपोज करो, साथ में रहना, मेरा एग्जांपल ध्यान से सुनना, सपोज करो 100 कार बनानी है, तो उन्होंने चारों ने डिसाइड किया कि 25 कार मैं बनाऊंगा, 25 तू बनाना, ऐसे 25-25 कार्स डिवाइड कर दी, 25 into 400। जनरल मोटर्स ने डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल अप्लाई किया हेनरी फ्योल का। उन्होंने क्या बोला, 4 बंदे हो ना, एक बंदा सिर्फ टायर बनाएगा, लेकिन 100 की 100 कार का वो क्या करेगा, टायर बनाएगा। एक बंदा सिर्फ एक्सटीरियर बनाएगा, लेकिन 100 की 100 कार का वो क्या करेगा, एक्सटीरियर बनाएगा। एक इंटीरियर बनाएगा और एक जो इंजन है वो बनाएगा। तो हमने कार को डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में, इंजन, टायर्स, एक्सटीरियर, इंटीरियर। इससे होगा क्या, जो बंदा टायर बना रहा था, पहले 10 टायर, 20 टायर, 30 टायर बनाने में उसको थोड़ी बहुत मेहनत लगेगी, बाकी 40, 50, 60, 70 टायर्स जब वो बना देगा, वो आंखें बंद करके टायर्स बना पाएगा, इतनी उसकी स्पीड आएगी। जो इंजन बना रहा था, पहले 20-30 कार्स के इंजन बनाने में प्रॉब्लम होगी, उसके बाद वो प्रो हो जाएगा, वो फटाफट बनाने लग जाएगा। तो एम्प्लॉइज जो है वो एक्सपर्ट हो गए थे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशलाइजेशन। तो पहले क्या हो रहा था, एक बंदा पूरी की पूरी कार खुद बना रहा था, वैसे 25 कार वो बना रहे थे, एक एक बंदा 25-25 कार बना रहा था। अभी क्या है, एक बंदा टायर बनाएगा, लेकिन 100 की 100 कार का टायर बनाएगा। तो सोचो, जब वो 100 कार्स की टायर बनाएगा, तो उस टायर्स बनाने में कितना एक्सपर्ट हो जाएगा। क्लियर? प्लीज डिवीजन ऑफ वर्क रीड करो, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपसे ये। किसी को डाउट है तो डाउट भेजो, नहीं तो क्लियर करके भेज दो। ऐसे ही क्लियर नहीं भेजो, रीड तो करो। लास्ट पॉइंट वापस, लास्ट पॉइंट में मैंने खाली नीरज एग्जांपल दिया कि है ना, आपको फैक्ट्री लेवल पे भी क्या करना चाहिए, काम डिवाइड करना चाहिए। जो कार का एग्जांपल था, उन्होंने क्या किया, फैक्ट्री लेवल पे सिर्फ मैनेजरियल में नहीं करना है कि काम को सिर्फ ऑफिस में डिवाइड नहीं करना है, इवन फैक्ट्री में भी आपको क्या करना है, काम को डिवाइड करना है और स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट उठाना है। प्लीज चैट में भेजो यस या नो, क्लियर है तो क्लियर भेजो, ऐसे भेजते रहने का क्लियर। देखो, मेरे को अभी क्लास में तो बैठा हूं नहीं कि मेरे को आपकी शक्ल दिखेगी, बार बार कैमरा कौन ओपन करे ऑप्शन, ऐसे क्लियर भेजो, मेरे को क्या थोड़ा सुकून मिलता है कि हाँ भाई बच्चों को समझ में आ रहा है। ओके चलो, ओके। सेकंड प्रिंसिपल, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ध्यान से सुनना, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। ऑथोरिटी मतलब पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड का मतलब होता है जिम्मेदारी। ऑथोरिटी मतलब क्या होता है, पावर किसी को देना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड का मतलब होता है जिम्मेदारी। अब सपोज करो, क्लासेस का एग्जांपल लेते हैं कि आपके स्कूल में या आपकी सपोज करो बोर्ड एग्जाम चल रही है, ठीक है। अब आपको पता है, आपको क्या पता है कि जो सुपरवाइजर है वो खाली आपको वार्निंग दे सकता है कि है ना, चीटिंग नहीं करो, चीटिंग नहीं करो। आपको पता है कि वो आपका पेपर नहीं ले सकता, आपको पता है वो आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता। जो इंस्पेक्टर्स बाहर घूमते हैं वो एक्शन ले सकते हैं। अब उसको जिम्मेदारी तो दी है, क्या जिम्मेदारी दी है कि भाई देखो, कॉपी को रोकना है कि लोग चीटिंग नहीं करें। उसको हमने पावर नहीं दी है। या वर्कर्स का एग्जाम्पल लो,
वर्कर्स को पता है कि सुपरवाइजर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वर्कर्स को पता है कि सुपरवाइजर जो है उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस खाली बार बार बोलता रहेगा काम करो और कुछ नहीं कर सकता, उनको निकाल नहीं सकता, उनकी सैलरी कम नहीं कर सकता, वर्कर्स उसके कंट्रोल में रहेंगे नहीं। तो कभी भी किसी पर्सन को हम लोग जिम्मेदारी देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तो साथ साथ में उसको पावर भी देना पड़ेगा कि भाई तेको वर्कर्स को संभालना है, 100 वर्कर्स को संभालना है। अगर लोग मैनेज नहीं हो तो तेको पावर दी है कि तू लोगों को निकाल सकता है, तेको पावर है कि तू उसकी सैलरी क्या कर सकता है, डिडक्ट कर सकता है। अगर आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, पावर नहीं दी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाएगा। लेकिन रिवर्स हुआ तो क्या होगा, रिवर्स मतलब आपने उसको पावर दे दी है कि भाई ये काम तू कर सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, उसकी जिम्मेदारी नहीं दी, तो वो पावर का मिसयूज करेगा। वो पावर का क्या करेगा, मिसयूज। तो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉइन के दो साइड्स के जैसे हैं। ऑथोरिटी है तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो साथ में ऑथोरिटी होगी। एक दूसरे के बिना क्या है, इनकम्प्लीट है, दो जिसमें एक जान। Power and responsibility are two sides of a coin. Power without responsibility and responsibility without power are incomplete. When a person is assigned a responsibility, जब किसी को हम लोग responsibility देते हैं तो साथ साथ में उसको हमको power भी देनी पड़ेगी। अब ऐसे ही किसी को पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे दोगे। आप सपोज करो अपनी कंपनी में किसी को एचआर का मैनेजर बनाना चाहते हो, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ऐसे ही किसी को बना दोगे नहीं। वाइल असाइनिंग पावर आपको पैरामीटर्स देखने होंगे, पैरामीटर्स मतलब वैल्यूज देखनी होंगी कि उसकी पोस्ट सही है कि नहीं है, उसकी नॉलेज है कि नहीं है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लीडरशिप है कि नहीं, वो बंदा मेच्योर है कि नहीं है, ये सब देखना पड़ेगा। और अगर हम लोग किसी पर्सन को जिम्मेदारी दे रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी में न्यू हूं और मुझे कोई जिम्मेदारी मिली है कि ये प्रोजेक्ट आप संभालो, तो क्या होगा, मेरा एंथुसियाज्म ज्यादा होगा कि मैं नया हूं फिर भी मुझे क्या की है, जिम्मेदारी दी है। और अगर एम्प्लॉइज अच्छे से काम करेंगे, आप सबको पता है कि कंपनी का अचीवमेंट जो है, गोल्स जो है वो क्या होगा, अचीव करना इजी हो जाएगा। प्लीज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रीड करो, बहुत इजी है। पता है आपको, अगर आप 4 पॉइंट्स रीड कर लोगे तो चैट में आपको डाउट पूछना है या क्लियर भेजना है। सर काफी इजी टॉपिक है। हाँ इजी है बट एग्जाम में बस याद आना चाहिए आपको। देखो अपनी लैंग्वेज में भी लिख के आओगे 2 मार्क्स में आएगा, तो 1 या 1.5 मार्क मिल जाएगी अपनी लैंग्वेज में। और अगर कीवर्ड्स जो मैंने दिए हैं वो हाईलाइटेड वर्ड्स आपको याद है, तो 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। इकोसी में यही है। सर थोड़ा जोर से बोलना। ओके ओके, चलो सबका ऑलमोस्ट क्लियर ही आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं डिसिप्लिन। देखो क्या दिया हुआ है, डिसिप्लिन क्रिएट सर्टेन काइंड ऑफ हार्मोनियस एनवायरनमेंट। अब ध्यान से सुनना, ये आप लोगों के साथ काफी बार होता होगा। ध्यान से सुनना सब लोग। आपने काफी बार नहीं देखा हुआ है कि अगर कुछ लोग मींस आपके सराउंडिंग के जो लोग हैं वो भी बैठ के आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पे सब शांति से हो रहा है, सब लोग अपना अपना काम करें, तो आपकी पढ़ाई करने की इंटरेस्ट होगी। बट सपोज करो आप लोग पढ़ाई करने बैठ रहे हो, बाजू से सामने से कहीं से क्या चल रही है, बारात जा रही है, कहीं पे कोई ज्यादा लाउड म्यूजिक ऑन करके बैठा है, जो सॉन्ग्स आपको नहीं पसंद है वो चालू करके बैठा है। तो एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट होता है तो ही काम होता है। आप पढ़ाई करने बैठोगे, देखो जैसे मैं अकाउंट स्टैट्स करता था, मेरा फिक्स था अकाउंट स्टैट्स अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे को सॉन्ग्स चाहिए, तो ही मेरे से अकाउंट स्टैट्स सम सॉल्व होंगे। थियरी पढ़ रहा हूँ तो मेरे कान में ईयरफोन्स होंगे, कान में कॉटन होगी, ताकि मेरे को और कोई आवाज नहीं है, मेरी आवाज आए बार बार, एक एनवायरनमेंट चाहिए। तो सेम वर्कर्स का है, अगर वर्कर्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है तो वर्कर्स कभी भी काम अच्छे से नहीं करेंगे। सोचो तो सही, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, वहां पे है ना हाइजीन नहीं है, बार बार कहीं से गंदी स्मेल आ रही है, आवाजें बहुत हो रही है, कोई बाजू में सपोज करो आपके है ना स्मोकिंग कर रहा है,
तो काम करना इतना कंफर्टेबल नहीं होगा। अब ये कैसे होगा कि भाई हमको नो स्मोकिंग का रूल बनाना पड़ेगा, हमको डिसिप्लिन के रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो देखो, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन इज एस्टैब्लिश्ड बाय सर्टेन काइंड ऑफ रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। कि भाई हमने रूल बना दिया कि यहाँ पे स्मोकिंग नहीं होगी, हमने रूल बना दिया कि हर एक को 10 बजे तक आ जाना, नहीं तो आपकी सैलरी क्या होगी, डिडक्ट होगी। तो सब लोग टाइम पे आ रहे हैं, सब लोग जो रूल्स है उसको फॉलो कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, डिसिप्लिन उतना ही जरूरी होता है जितने एम्प्लॉइज है। सपोज करो क्लास में सिर्फ 2 बच्चे बैठे हैं, तो मैं भी उनके साथ मस्ती करूंगा, मैं भी इजी इन्वायरमेंट में रहूंगा। बट अगर क्लास में 200 बच्चे बैठे हैं, तो अगर कोई भी मस्ती कर रहा है तो पूरा इन्वायरमेंट खराब होगा। जितने लोग ज्यादा 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट, जितने एम्प्लॉइज ज्यादा, जितने वर्कर ज्यादा, कंट्रोल करना उतना ज्यादा जरूरी होगा, उतना ज्यादा आपके लिए डिसिप्लिन का प्रिंसिपल लाना पड़ेगा। एम्प्लॉइज इंटरेस्ट इन जॉब इंक्रीजेस। अगर डिसिप्लिन है तो एम्प्लॉइज का इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। मैनेजर्स इवन कैन टेक वर्क इजीली। देखो, अगर डिसिप्लिन से काम हो रहा है तो मैनेजर्स भी क्या कर सकते हैं, लोगों से अच्छे से काम करवा सकते हैं। सुपरविजन, क्लियर एंड अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वर्कर्स एंड ओनर्स। अब साथ में रहना, ये पॉइंट सबसे टफ। Supervision, clear and appropriate contracts between workers and owner, and appropriate implementation of punishment at every level are important for discipline. तो डिसिप्लिन के लिए 3 चीजें का इन्होंने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सुपरविजन, ये सिंपल है कि वर्कर्स तभी काम करेंगे जब उनके ऊपर सुपरवाइजर अच्छा है। क्लियर एंड अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रैक्ट। सपोज करो मैंने क्या किया है, मैंने कैसे चालाकी की है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आपको 25,000 सैलरी मिलेगी, आपको 25,000 सैलरी मिलेगी, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दिया है। आपने साइन किया, मैंने भी साइन किया। फिर जब मैं पे कर रहा हूं, मैंने कहा देखो, मैंने वहां पे कंडीशन अप्लाई में लिखा था कि 15,000 आपको कैश में मिलेगा, 10,000 जो है वो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। तो जब मैंने आपको जॉब दी, आपको क्या बोला, आपको 25,000 मिलेंगे। लेकिन वहां पे छोटे छोटे राइटिंग में कंडीशन अप्लाई करके मैंने लिखा था कि 25,000 कैसे मिलेंगे, 15,000 अभी मिलेंगे और 10,000 रिटायरमेंट के बाद। और 10,000 भी कब मिलेंगे, अगर आप हमारी कंपनी में 20 ईयर से ज्यादा रह रहे हो तो ये क्लियर या अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। अगर ऐसा नहीं होगा तो वर्कर्स और मेरे बीच में झगड़ा होगा, डिसिप्लिन नहीं रहेगा। तो सुपरवाइजर होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट सही होने चाहिए, अप्रोप्रिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ पनिशमेंट, कि पनिशमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। सपोज करो ऐसा हो रहा है कि कोई वर्कर मेरे जान पहचान का है, तो वो टाइम पे नहीं आ रहा है, उसको चला रहा हूँ, और कोई दूसरा पर्सन है वो टाइम पे थोड़ा सा भी लेट हो रहा है, तो मैं उसके ऊपर पनिशमेंट दे रहा हूँ। तो फिर से बायसनेस होगी, फिर से लोग क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे। Optimum use of equipment and consistency of activities are very much necessary for industrial discipline. कि अगर आप अपने रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज करें, जैसे मैंने कहा था, ये वर्ड आप रट्टा मार लो, आपको बार बार आएगा ही आएगा पूरे उसी में। और वर्कर्स की एक्टिविटीज में कंसिस्टेंसी नेसेसरी है अगर आपको डिसिप्लिन चाहिए। आई नो डिसिप्लिन वाला थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन एक बार रीड करो, डाउट हो तो पूछो। सर थोड़ा फास्ट करवाओ। ओके, थोड़ी स्पीड रखते हैं। एग्जाम में सॉन्ग नहीं, मैं जब जतिन घर पे प्रैक्टिस करता था तब सॉन्ग्स यूज करता था। आई होप फर्स्ट पॉइंट सबने रीड कर लिया होगा। नीचे वाले हिस्से पे आ जाता हूँ। कैन यू रिपीट द सेकंड पॉइंट? ओके, सेकंड पॉइंट कहाँ है? ओके, सेकंड पॉइंट में दिया है कि डिसिप्लिन हमारी कंपनी में तभी होगा जब हमने कुछ रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं। अगर सपोज करो कोई रूल है ही नहीं, तो हर एक वर्कर अपने हिसाब से काम करेगा। तो डिसिप्लिन तभी होगा, सब लोग अच्छे से काम कब करेंगे, जब हमने रूल्स या कोड ऑफ कंडक्ट बनाए कि आप ये चीजें कर सकते हो और आप ये चीजें नहीं कर सकते। प्लीज फटाफट सब लोग रीड करो।
सर चैप्टर 1 में डाउट है, चैप्टर 1 में डाउट है, आप लोग मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके चलो मैं फटाफट लास्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ, यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए चलो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दोनों खत्म कर लेते हैं, 10 मिनट्स हैं, साथ में रहना। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? देखो यूनिटी ऑफ कमांड अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं, उसका मतलब ये है कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनको सिर्फ एक ही पर्सन जो है ऑर्डर कर सके, या फिर ज्यादा बेटर वर्ड्स में कहूं, एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बंदा ऑर्डर करने के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सपोज करो आप एक, है ना, सपोज करो आपकी कंपनी में आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, आपकी वो टी शर्ट बनाने की कंपनी है, आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, तो एक बंदा आपको क्या बोल रहा है कि भाई मिस्टर ए से टी शर्ट बाय करना, वो कम पैसे में देगा, मिस्टर ए से कॉटन बाय करना, वो कम पैसे में देखो कॉटन देगा। और दूसरा बंदा आपको क्या बोल रहा है कि मिस्टर बी से खरीद, मिस्टर बी की क्वालिटी अच्छी है, मिस्टर ए की प्राइस कम है, मिस्टर बी की क्वालिटी अच्छी है। तो आपका एक बॉस है वो बोल रहा है कि मिस्टर ए से खरीद, एक बॉस बोल रहा है मिस्टर बी से खरीद। तो कभी भी एम्प्लॉय को अगर एक से ज्यादा बंदा ऑर्डर दे रहा है तो वहां पे क्या हुआ, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं हो रहा है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या, एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही ऑफिसर होना चाहिए। देखो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कहीं पे कि भाई, है ना, हर एक एम्प्लॉय के लिए एक अलग अलग बॉस होना चाहिए। सपोज करो बॉस कौन है, मिस्टर ए है, तो उसके एम्प्लॉयज में मिस्टर बी, सी, डी, ई, एफ, ये 5 जने जो हैं वो किसके अंडर काम कर रहे हैं, मिस्टर ए के अंडर काम कर रहे हैं। चलेगा कि मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑर्डर कर सकता है, मिस्टर सी, मिस्टर डी, ई और एफ, इन सबको वो क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है। बट ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं हो सकता कि मिस्टर बी जो है वो, सॉरी, मिस्टर जेड जो है वो भी क्या कर रहा है, मिस्टर एफ को ऑर्डर कर, ऐसे नहीं चलेगा। मिस्टर एफ एक एम्प्लॉई है तो उसको सिर्फ एक ही बंदा ऑर्डर कर सकता है, वो कौन है, मिस्टर ए है। मिस्टर ए करे तो मिस्टर ए करे, मिस्टर जेड करे तो मिस्टर जेड करे। एम्प्लॉय को कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर एक से ज्यादा बॉस है, एक से ज्यादा बंदा ऑर्डर करे तो हमेशा कंफ्यूजन होगा। ऐसे सोचो कि भाई, है ना, सपोज करो मैंने आपके लिए कोई टेस्ट रखी है और मैम ने भी आपके लिए टेस्ट रखी है, आप मेरे को बोल रहे हो सर, है ना, हम लोग मैम की टेस्ट का पढ़ाई कर रहे थे, और मैम को बोल रहे हो कि हम लोग सर की टेस्ट का पढ़ाई कर रहे थे। आपने मेरे को भी उल्लू बनाया, उनको भी उल्लू बनाया। या फिर पॉसिबल है कोई स्टूडेंट है वो दोनों की टेस्ट का प्रिपेयर कर पा रहा है तो वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया। तो आपको देखना पड़ेगा कि एक ही पर्सन क्या कर रहा है, एम्प्लॉय के ऊपर ऑर्डर कर रहा है। तो देखो, एम्प्लॉइज कैन नॉट फॉलो ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर। एम्प्लॉइज जो है वो एक से ज्यादा बंदे का ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकते। हेंस द प्रिंसिपल शोज दैट एम्प्लॉइज शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर फॉर एनी जॉब और एक्टिविटी। कि एक बंदे से ऑर्डर मिल रहा है तो बस उसी से मिले और किसी से ऑर्डर नहीं मिले। इट मीन्स दैट एम्प्लॉय शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। कि मेरा बॉस कौन है, मिस्टर ए है, तो मैं कुछ भी गलती करूंगा, मेरे को आंसर किसको करना है, मिस्टर ए को करना है, मिस्टर बी, सी, डी और मैं किसी को आंसर नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक ही बंदे को रिस्पॉन्सिबल हूं जो मेरा कौन है, सुपीरियर है। याद करो चैप्टर 1, चैप्टर 1 में मैंने आपको कहा था सीनियर जूनियर वर्ड यूज करना बंद कर दो, अभी आपको क्या यूज करने चाहिए, वर्ड्स सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। आगे, ड्यू टू दिस प्रिंसिपल कंफ्यूजन नेवर arises among employees in regards to orders। याद है हमारा पहला एग्जांपल, तो जो जिसको कॉटन खरीदनी थी वो कंफ्यूज हो गया था। एक बंदा बोल रहा था मिस्टर ए से खरीद, एक बंदा बोल रहा है मिस्टर बी से खरीद। इफ मोर देन वन ऑर्डर्स आर गिवन, कि अगर किसी एक बंदे को एक से ज्यादा जने ऑर्डर दे रहे हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रहेगी। ओके प्लीज एक सेकंड, डी और ई साथ में रीड करना। एक और पॉइंट था, इस प्रिंसिपल में यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिटी ऑफ कमांड। वाई टाइप नहीं हुआ है, यूनिटी है, वाई टाइप नहीं हुआ है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, तो प्लीज कहीं पे नोट कर लेना ये पॉइंट। ओके, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देखें। चलो, प्लानिंग इज एन आउटलाइन फॉर फ्यूचर। कि हर एक कंपनी में हम लोग प्लानिंग करते हैं। अब ध्यान से सुनना,
यहां से यहां तक टेक्स्ट बुक ने सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अब पहले हम लोग प्रिंसिपल को क्या होते हैं वो समझते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड क्या था कि एक बंदा ऑर्डर दे रहा है तो वो एक ही बंदा आपको ऑर्डर देगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, ध्यान से सुनना, कि मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं, ठीक है, 5 एम्प्लॉइज हैं, उन 5 एम्प्लॉइज को मैं ऑर्डर दे रहा हूं। डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, हमारा पर्पस। डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, हमारा पर्पस। ध्यान से सुनना प्लीज, सब लोग फुल फोकस रखना, थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है ये। मिस्टर ए और मिस्टर बी दो ऑफिसर्स हैं। मिस्टर ए किसको ऑर्डर दे रहा है, मिस्टर सी को और मिस्टर डी को। मिस्टर बी किसको ऑर्डर दे रहा है, मिस्टर ई को और मिस्टर एफ को। यहां पे अगर आप देखोगे यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो हो रहा है। बिकॉज ऐसा नहीं है एक एम्प्लॉय को एक से ज्यादा बंदे बंदे ऑर्डर्स दे रहे हैं कि सी और डी को ऑर्डर कौन दे सकता है, मिस्टर ए, और ई और एफ को कौन दे सकता है, मिस्टर बी। लेकिन सपोज करो मिस्टर ए जो है वो किसके ऊपर फोकस कर रहा है कि हमारे गुड्स की क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तो वो क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे रहा है। और मिस्टर बी जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दे रहा है, क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दे रहा है। आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का। यूनिटी ऑफ कमांड सिंपल क्या बोल रहा है कि एक बंदा है तो एक ही बंदा ऑर्डर देगा बस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोल रहा है, भले सपोज करो दो बंदे हैं ए और बी, ए सी और डी को ऑर्डर कर रहा है, बी और एफ को ऑर्डर दे रहा है, लेकिन दोनों के दोनों अगर सुपरवाइजर हैं तो दोनों का काम करने का तरीका सेम होना चाहिए, दोनों का टारगेट सेम होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सपोज करो ऐसे कि आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, मिस्टर ए आके सिखा के जरा अलग तरीके से, मिस्टर बी अलग तरीके से सिखा रहा है, तो ये गलत हो गया। दोनों का डायरेक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहले 4 पॉइंट स्किप कर दो, पहले इसको रीड करते हैं। According to this principle, there should be only one superior employees group, के एक ही superior होना चाहिए, and this group should be doing job for one purpose. आपका पर्पस एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए एक क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे रहा है, क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दे रहा है। ऐसा कब होगा, जब आपने कोऑर्डिनेशन अचीव किया हुआ है। आई नो थोड़ा सा टफ है डायरेक्शन और कमांड में डिफरेंस समझना, बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। कमांड छोटा है और डायरेक्शन बड़ा है। कमांड में क्या है कि एक ही बंदा ऑर्डर करना चाहिए बस। डायरेक्शन में क्या है कि जो बंदा ऑर्डर कर रहा है उसके ऑर्डर्स के बीच में भी क्या होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैं कुछ और तरीका बता रहा हूँ, कोई और टीचर कोई और तरीका बता रहा है, तो वो तरीका क्या हो गया, उनके बीच में यूनिटी होनी चाहिए। अगर उनके बीच में यूनिटी नहीं है तो क्या होगा, कंपनी में प्रॉब्लम होगी। अब पहले 4 पॉइंट्स देखते हैं। पहले 4 पॉइंट्स प्लानिंग के ऊपर है। तो प्लानिंग सब लोग करते हैं, किसके लिए करते हैं प्लानिंग, फ्यूचर के लिए। दिस कैन बी डन थ्रू जॉब डिविजन एंड स्पेशलाइजेशन। प्लानिंग करते टाइम हम लोग जॉब को डिवाइड कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अगर प्लानिंग में डेविएशन आ रहे हैं तो हमको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो ध्यान से सुनना, ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं हमने प्लानिंग की थी, हम लोग 1 लाख यूनिट्स बनाएंगे। प्लानिंग की थी 1 लाख और एक्चुअल में बन रहे हैं कितने, 80,000। तो जब हम लोग 80,000 हमारे कम यूनिट्स बने तो हम लोग गाइडेंस दे रहे हैं कि 20,000 यूनिट्स कम क्यों बने। अब ये गाइडेंस या डायरेक्शन कौन देता है, सुपरवाइजर आके देख रहा है कि भाई 20,000 क्यों कम बन रहे हैं। तो पता चला हमको कि मिस्टर ए जो है वो क्वालिटी पे ध्यान दे रहा था, मिस्टर बी क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दे रहा था, हमारे दो ऑफिसर्स ही अलग अलग चीजों पे फोकस कर रहे थे। तो कहां से हमारा टारगेट अचीव होगा। आई रिपीट, कमांड छोटा है। कमांड वर्ड क्या बोल रहा है कि बस एक ही बंदा ऑर्डर करे। तो यहाँ पे देख रहे हो कमांड फॉलो हो रहा है कि मिस्टर सी को एक ही ऑर्डर कर रहा है, मिस्टर डी को एक ही कर रहा है, ई और एफ को एक ही बंदा ऑर्डर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन फॉलो नहीं हुआ। क्यों डायरेक्शन फॉलो नहीं हुआ, बिकॉज डायरेक्शन क्या बोल रहा है कि सारे ऑफिसर जो है सबका एक ही सोचने का तरीका होना चाहिए, सबका टारगेट एक होना चाहिए, या तो क्वालिटी या तो क्वांटिटी। आई होप प्लीज सब लोग है ना मुझे चैट में बताना कि कमांड और डायरेक्शन के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में।